गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रिंकी अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका अग्रवाल क्लासेस में। आज मैं आप लोग को शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो है उसके बारे में बताऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लगे, मेरे कंटेंट आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं आज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल। सबसे आईएमपी है, सबसे सिंपल जो एल्गोरिथम है वो होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ये एल्गोरिथम का। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आप लोग को वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम के बारे में बताया था। अगर आप लोग को जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है उसे अगर ये वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस वीडियो की लिंक शेयर कर दी है। उस लिंक पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। याद रखिएगा, नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, इसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। चलिए फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का एक बेसिक सा न्यूमेरिकल मैं आप लोग को बताती हूँ। उसके बाद और इससे डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल मैं आप लोग को बताऊँगी। तो सबसे बेसिक न्यूमेरिकल है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का। मान लो मैं कुछ प्रोसेस ले लेती हूँ, ठीक है। मान लो मैं 3 प्रोसेस ले लेती हूँ, P1, P2, P3, ठीक है। ये मैंने 3 प्रोसेस ले लिया। अब इस प्रोसेस का मैं बर्स्ट टाइम ले लेती हूँ। बर्स्ट टाइम या फिर CPU टाइम, एक ही चीज़ होता है। बर्स्ट टाइम आएगा आप लोग के में या फिर आएगा CPU टाइम। घबराइएगा नहीं, दोनों चीज़ एक ही होता है। चाहे तो किसी किसी न्यूमेरिकल में बर्स्ट टाइम लिखा रहता है, किसी किसी न्यूमेरिकल में प्रोसेस का CPU टाइम लिखा रहता है। तो मान लो P1 का जो बर्स्ट टाइम है या CPU टाइम है वो है 24, P2 का है 3, अब P3 का है 3, ठीक है। ये मैंने एक न्यूमेरिकल नॉर्मल सा ले लिया। अब इसका सबसे हमको आईएमपी पॉइंट बनाना है गैंट चार्ट, ठीक है। अगर आपको गैंट चार्ट बनाने आ गया मतलब आपने टफ से टफ न्यूमेरिकल को 50% सॉल्व कर लिया, ठीक है। गैंट चार्ट कैसे बनाते हैं, देखो गैंट चार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सारे न्यूमेरिकल आप जितने भी CPU शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे उसमें जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको गैंट चार्ट बनाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ का भी टर्न अराउंड टाइम या फिर वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। तो गैंट चार्ट हम बनाते हैं तो हम गैंट चार्ट के लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है। एक बॉक्स को सबसे पहले गैंट चार्ट याद रखिएगा, गैंट चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। आप चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें, अराइवल टाइम कुछ भी दिया हो, कैसा भी हो, हमेशा गैंट चार्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में मैं आप लोग को और क्लियर कर दूंगी कि ये 0 से स्टार्ट होता है तो फिर ये कैसा होता है। देखिए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है इसलिए सबसे पहले जो प्रोसेस आएगा वही सबसे पहले गैंट चार्ट में, मतलब गैंट चार्ट बोल लो या फिर CPU के अंदर सबसे पहले वही जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है, P1 आया है। तो सबसे पहले हम P1 को चलाएंगे। P1 कब तक चलेगा, 24 मिली सेकेंड तक। कब तक चलेगा P1, 24 मिली सेकेंड तक। तो हम P1 को 0 से 24 मिली सेकेंड तक चला दिए। फिर P2 आया, P2 कब तक चलेगा, 3 मिली सेकेंड तक चलेगा। 24 + 3 कितना हो गया, P2 चला दिए हम लोग, कब कितना हो गया, 27। फिर हमारा प्रोसेस आया P3 चलेगा। P3 कब तक चलेगा, 27 + 3 P3 चलेगा हमारा 30 मिली सेकेंड तक। ये हमारा टोटल प्रोसेस हुआ। टोटल प्रोसेस मतलब CPU के अंदर 3 प्रोसेस आए, 3 प्रोसेस को कंप्लीट होने में हमारा 30 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम पहले भी बता चुकी हूँ, जो पहले आएगा वही प्रोसेस पहले CPU के अंदर जाएगा, चाहे उसको कितना भी टाइम लगे, चाहे उससे 24 मिली सेकेंड लगे, 30, 35, चाहे उसके पीछे कितने भी छोटे से छोटे प्रोसेस क्यों ना हो, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा और वही पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद फिर एग्जिट होगा। तो ये हो गया हमारा गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट बताने के बाद मैं आप लोग को एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे पहले पूछा जाता है टर्न अराउंड टाइम
और वेटिंग टाइम। हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल में दो चीज़ें पूछी जाती है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। इसका फॉर्मूला मैं आप लोग को सेकेंड वाले न्यूमेरिकल में बताती हूँ। अभी एकदम नॉर्मल सा चीज़ है, इसीलिए अभी नहीं बता रही हूँ। देखिए, पहले प्रोसेस हुआ, बर्स्ट टाइम हुआ, अब हमें इसका वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? देखो, वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम निकालने के लिए P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस जब CPU के अंदर गया तब उसको कितने टाइम वेट करना पड़ा, कितने मिलीसेकंड वेट करना पड़ा? उसको एक भी वेट नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो आया वैसे ही CPU इसको रेडी स्टेट में भेजकर इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अंदर भेज दिया। मतलब ये इसके कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? 0 मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा। फिर आया हमारा P2 प्रोसेस, ठीक है। P2 प्रोसेस को कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? 24 मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा। P1 जब कंप्लीट हुआ तभी तो P2 रेडी में गया, उसके बाद CPU के अंदर गया, तो कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? 24 मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा। फिर आया हमारा P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस को कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? पहले P1 कंप्लीट हुआ तो उसके लिए 24 मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा। फिर P2 प्रोसेस 3 मिलीसेकंड का था, तो उसका जब तक P2 कंप्लीट नहीं हुआ तो P2 का भी वेट करना पड़ा। मतलब टोटल कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? 27 मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा। अब हमको पूछ रहा है एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है? एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे हम? एवरेज वेटिंग टाइम, अगर हमको किसी भी चीज़ का एवरेज पूछता है तो हमको क्या करना पड़ता है? इसको टोटल कर देते हैं। तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 51। अब जितने प्रोसेस रहते हैं उसका हम उतने नंबर ऑफ प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं। तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेस है? 3 नंबर ऑफ प्रोसेस है, तो 3 नंबर ऑफ प्रोसेस को इससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 17 पॉइंट समथिंग। जो भी आएगा 17 पॉइंट समथिंग जितना भी आया वो हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज वेटिंग टाइम। तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था और आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब इसी गैंट चार्ट में इसी न्यूमेरिकल में मैं अगर कुछ चेंजेस कर दूँ इन द सेंस, मैं एक गैंट चार्ट बनाती हूँ। गैंट चार्ट 0 से स्टार्ट करती हूँ और मैं देख रही हूँ P2 और P3 जो प्रोसेस है वो छोटी प्रोसेस है और P1 जो प्रोसेस है वो बड़ी प्रोसेस है। तो मैं सबसे पहले P2 को चला देती हूँ। तो P2 को मैं चलाऊंगी तो P2 कितने मिलीसेकंड तक चलेगा? 3 मिलीसेकंड तक। अब मैं P3 को चला देती हूँ क्योंकि P1 और P3 से अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी प्रोसेस हमारी P3 है, तो मैं P3 को चला देती हूँ। P3 को मैं चलाई तो कितने मिलीसेकंड हो गए? 6 मिलीसेकंड। अब हमारे पास P1 बचा जो कि सबसे बड़ी प्रोसेस थी, तो हम अब P1 को चला देते हैं। टोटल अभी भी कितना चला? 30 मिलीसेकंड का ही CPU में प्रोसेस हुआ, ठीक है। लेकिन अब इसका वेटिंग टाइम कंपेयर करो और इस गैंट चार्ट का वेटिंग टाइम कंपेयर करो, तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो अब हम इसका वेटिंग टाइम बनाते हैं, ठीक है। इसका वेटिंग टाइम कितना निकलेगा? देखो, P1 को कितने मिलीसेकंड तक का वेट करना पड़ा? ओनली 6 मिलीसेकंड तक का। कितने मिलीसेकंड का वेट करना पड़ा? ओनली 6 मिलीसेकंड तक का। P2 को कितने मिलीसेकंड वेट करना पड़ा? कुछ भी नहीं, 0। और P3 को ओनली 3 मिलीसेकंड। तो कितना आया? 9। अब इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। तो एवरेज वेटिंग टाइम जब हम छोटी प्रोसेस को पहले करते हैं CPU के अंदर रेडी क्यू में डालकर पहले प्रोसेस कर देते हैं, तो जो बड़ी प्रोसेस है उसको बहुत कम टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो होता है वो नॉट ऑप्टिमल होता है। नॉट ऑप्टिमल मतलब कि बेस्ट नहीं होता है। तो इसके बदले हम अगर सॉर्टेड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ किए तो देखो हमारा वेटिंग टाइम कितना आया? ओनली 3 मिलीसेकंड। एवरेज वेटिंग टाइम ओनली 3 मिलीसेकंड। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में एवरेज वेटिंग टाइम कितना आया? 17.3, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो छोटी प्रोसेस को पहले अगर हम प्रोसेस करते हैं और बड़ी प्रोसेस को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तो छोटी प्रोसेस बहुत जल्द प्रोसेस होकर एग्जिट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, ये शॉर्टेड जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का एक एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस।
विद द अराइवल टाइम। ठीक है, देखिएगा पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से उसके क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, विथ द अराइवल टाइम। ठीक है, अराइवल टाइम एंड द लेंथ ऑफ द CPU burst given in millisecond. The scheduling algorithm uses is preemptive shortest remaining time first. कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बनाना है हमको, शॉर्टेड जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम तो बनाना है, लेकिन इसमें क्या आ गया है, प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो आप लोग जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और रीड करने के बाद अगर अराइवल टाइम दिया है, हाँ अगर अराइवल टाइम दिया है तो रिंकी मैम ने बोला था कि अब तो प्रॉब्लम आया ही। अब अराइवल टाइम आया मतलब कि घंटी बजी, आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि अराइवल टाइम आया है, और प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोला है। तो आपको इसके लिए सतर्क हो जाना है और अराइवल टाइम के बेस पे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करना है। अब उसका कैसे यूज़ करना है मैं आप लोग को बताती हूँ। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। दो ही चीज़ फाइंड करने के लिए आपको देगा, या तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम या फिर एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं इस बार न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगी। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैंट चार्ट बना लेते हैं। देखिए अगर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट आया और उसमें अराइवल टाइम दिया हुआ है तो आपको गैंट चार्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब गैंट चार्ट इसका कैसे बनेगा, देखिए अगर गैंट चार्ट बन गया मतलब आपने इस न्यूमेरिकल का 70% न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। और गैंट चार्ट किससे स्टार्ट होता है, हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। अब चूंकि ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है तो हमको टाइम तो देखना है, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब तो देखना है, बट अराइवल टाइम के बेसिस पे देखना है। ठीक है, अब देखो इसका गैंट चार्ट, अराइवल टाइम P1 प्रोसेस का कितना है, 0। ठीक है, 0 अराइवल टाइम पे सिर्फ हमारे पास अभी एक ही प्रोसेस है। देखो ये 3 पे आया है 3 मिलीसेकेंड पे, ये 7 और ये 8 मिलीसेकेंड पे, मतलब हमारा 0 मिलीसेकेंड पे अराइवल टाइम कौन सा है, 0 मिलीसेकेंड पे कौन सा प्रोसेस आया है, P1 आया है। तो सबसे पहले P1 ही चलेगा, नो डाउट। उसका बर्स्ट टाइम CPU टाइम कुछ भी रहे, तो कौन सा प्रोसेस चला, P1 चला। कितने मिलीसेकेंड, ये प्रीएम्प्टिव है ना, प्रीएम्प्टिव है मतलब हम इसको कभी भी प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो P1 को मैं चला रही हूँ 3 मिलीसेकेंड तक के लिए। ठीक है, 3 मिलीसेकेंड में देखो दूसरा प्रोसेस आ जा रहा है। P1 को मैं अभी चला रही हूँ 3 मिलीसेकेंड के लिए, इसमें से इसका बर्स्ट टाइम 10 था, 3 मिलीसेकेंड चल गया, मतलब इसमें कितना बचा, 7 मिलीसेकेंड। देखो P1 को सबसे पहले P1 आया 0 अराइवल टाइम पे, 0 मिलीसेकेंड पे, तो P1 ही चलेगा। अब P1 जब 3 मिलीसेकेंड पे पहुंचा तो हम देख रहे हैं हमारे पास P2 आ गया है। जैसे ही हम देख रहे हैं P1 3 मिलीसेकेंड पे पहुंचा तो हमारे पास P2 आ गया है, और P2 कितना चला है, 3 मिलीसेकेंड पे जब पहुंचा है तब हमारे पास क्या आ गया है, P2 आ गया है। और P2 का हम बर्स्ट टाइम देख रहे हैं और P1 से कंपेयर कर रहे हैं तो P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, 6 है, मतलब वो छोटी प्रोसेस है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो छोटी प्रोसेस को पहले चलाएंगे, मतलब कि हम इसको प्रीएम्प्ट कर देंगे, P1 को थोड़े समय के लिए स्टॉप कर देंगे। प्रीएम्प्टिव क्या, प्रीएम्प्शन क्या होता है, रनिंग प्रोसेस को स्टॉप करना। तो रनिंग प्रोसेस P1 है, उसको हमने थोड़े टाइम के लिए प्रीएम्प्ट कर दिया और P2 को चला लिया। ठीक है, P2 कितने मिलीसेकंड तक चला, 7 मिलीसेकंड तक। ठीक है, P2 कितने मिलीसेकंड तक चला, 7 मिलीसेकंड तक, मतलब कितना मिलीसेकंड, P2 4 मिलीसेकंड चला, 4 मिलीसेकंड, अब इसमें 2 मिलीसेकंड बचा है तो 4 मिलीसेकंड चला। और जब ये 7 मिलीसेकंड तक पहुंचा, टाइम इसका
बर्स्ट टाइम का देखो ना, CPU टाइम 7 मिलीसेकंड जब पहुंचा तब हमारे पास एक प्रोसेस और आ गया। कौन सा प्रोसेस आ गया? P3 आ गया। P3 कितने मिलीसेकंड का प्रोसेस है? 1 मिलीसेकंड का प्रोसेस है, मतलब कि ये ऊपर के दोनों प्रोसेस से और छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब P2 को भी स्टॉप कर देंगे। P2 को स्टॉप किए तो P2 में कितना प्रोसेस बच गया? 2 मिलीसेकंड का प्रोसेस और बच गया। तो P2 को हमने स्टॉप कर दिया और किसको चला दिया? P3 को, जो कि 7 मिलीसेकंड पे आया है। तो हम यहाँ पे P3 को चला देते हैं, ठीक है। अब P3 को हमने चलाया और P3 कितना चाहिए? सिर्फ 1 मिलीसेकंड का टाइम चाहिए इसको, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब देखो कितना हो गया? 8 मिलीसेकंड। अब 8 मिलीसेकंड पे हम क्या देखते हैं कि P4 भी आ गया, ये कंप्लीट हो गया। P4 भी आ गया। अब P4 को देखो कितने मिलीसेकंड का टाइम चाहिए? 3 मिलीसेकंड का, ठीक है। मतलब उसको CPU कितने मिलीसेकंड तक के लिए चाहिए? 3 मिलीसेकंड तक के लिए। और ऊपर के जो दो प्रोसेस P1 और P2 को जो हमने प्रीएम्प्ट किया था, उसका कितना टाइम रिमेनिंग है? P1 का 7, P2 का 2 और P4 का 3। मतलब सबसे कम टाइम किसका है? शॉर्टेस्ट प्रोसेस सबसे कम किसका है? P2 का है। तो हम यहाँ पर P2 को चलाएंगे, P4 को नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, बट रिमेनिंग टाइम अराइवल टाइम के बेसिस पे है। तो 8 मिलीसेकंड तक हमारे पास सारी प्रोसेस आ गई है। अब उस सारी प्रोसेस में P3 तो कंप्लीट हो गया, जो बाकी की 3 प्रोसेस बची उसमें सबसे कम CPU टाइम किसका बचा है? P2 का है। तो P2 को हम कंप्लीट करेंगे तो P2 कितने मिलीसेकंड तक चल गया? 10 मिलीसेकंड तक चल गया, क्योंकि उसको 2 मिलीसेकंड का बस टाइम चाहिए था। P2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? P4 बचा और P1 बचा। देखो छोटी प्रोसेस कौन सी है? P4 है। तो हम P4 को पूरी चला देते हैं, और कोई प्रोसेस आने वाली नहीं है तो प्रीएम्प्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो P4 को कंप्लीट कर देते हैं 13 मिलीसेकंड। अब P1 को कंप्लीट कर देते हैं, कितना हुआ? टोटल 20 मिलीसेकंड। देख लो, टोटल 20 मिलीसेकंड का CPU टाइम हमको चाहिए था। गैंट चार्ट में टोटल 20 मिलीसेकंड में हमने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया। चूँकि ये शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था, इसलिए उसको प्रीएम्प्ट करके बनाया गया है, ठीक है। तो अब हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, हमारा गैंट चार्ट बन गया है। अब हम निकालेंगे कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम क्यों निकालेंगे बोलोगे? मैम कंप्लीशन टाइम क्यों निकालें? तो अब कंप्लीशन टाइम इसलिए निकालेंगे क्योंकि टर्न अराउंड टाइम जो होता है, देखो, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम जिसको CT भी बोलते हैं शॉर्ट में, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हमारा टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो अगर आप लोग को वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम पूछेगा तो आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इक्वल टू होता है वेटिंग टाइम। तो चलिए ये निकालते हैं अब हम कंप्लीशन टाइम। सबसे पहले हमको कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा। हमको क्या पूछा है यहाँ पे? एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हमको कंप्लीशन टाइम निकालना पड़ेगा। तो कंप्लीशन टाइम हम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम देखो, कंप्लीशन टाइम के लिए हमेशा उल्टे से देखना होता है, ठीक है। कंप्लीशन टाइम के लिए हमेशा उल्टे से देखना। तो P1 कितने टाइम पे कंप्लीट हो रहा है? P1 20 मिलीसेकंड्स पे पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ कंप्लीशन टाइम P1 का कितना आएगा? 20। P2 कब कंप्लीट हो रहा है? देखो P2 10 मिलीसेकंड पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीशन टाइम कितना आएगा? 10। P3 कब कंप्लीट हो रहा है? देखो P3 8 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 8। P4 कब कंप्लीट हो रहा है? देखो P4 13 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 30, ठीक है। कंप्लीशन टाइम हो गया। अब हम निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम करो टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए। तो कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है 20, अराइवल टाइम 0 इक्वल टू आ गया 20। P2 का कितना है 10, अराइवल टाइम कितना है 3 माई इक्वल टू आ गया 7। कंप्लीशन टाइम P3 का कितना है 8, अराइवल टाइम कितना है 7, कितना आ गया 1। कंप्लीशन टाइम P4 का कितना है 13, अराइवल टाइम कितना है 8, कितना आ गया 5। टोटल करिए 20 + 7 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 33। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल आता है उसको नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करना है। तो अभी देखिए नंबर ऑफ प्रोसेस हमारे पास कितने हैं 4 हैं, तो 30। देखिए तो नंबर ऑफ प्रोसेस कितने थे 4 थे, तो 33/4 कितना आ गया 8.25। 8.25 हमारा क्या आया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। अब हमको क्या निकालना है वेटिंग टाइम। इसमें नहीं पूछा है बट मैं आप लोग को इस वाले न्यूमेरिकल में वेटिंग टाइम भी निकाल के बताती हूँ। तो वेटिंग टाइम इक्वल टू क्या होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, वेटिंग टाइम मतलब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना है 20, तो और बर्स्ट टाइम कितना है 10, कितना हुआ टोटल 10। P2 का कितना है टर्न अराउंड टाइम 7, बर्स्ट टाइम 6 -1, कितना हुआ। P3 का टर्न अराउंड टाइम है 1, बर्स्ट टाइम 1, इसका हो गया 0। टर्न अराउंड टाइम P4 का 5 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 3, इसका हो गया 2। अब इसको टोटल कर दो 10 + 1 + 0 + 2 कितना हो गया 13। अब एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे 13 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो नंबर ऑफ प्रोसेस 4 है, तो ये जितना भी आता है 3 पॉइंट समथिंग जितना भी आएगा ये आपका वेटिंग टाइम हो गया। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का, और एकदम सिंपल न्यूमेरिकल था। अब इससे टफ से टफ न्यूमेरिकल मैं आप लोग के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगी तो मेरी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।